Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. So this lecture, today's lecture is again previous year question paper explanation. तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है. It is on 25th. May Allah bless you all. May Allah succeed you and my best wishes are always with you. I'm sure बेटा कि आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा और इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन उसके बगैर नहीं होगा बेटा. आई गारंटी यू जितना हमने पढ़ा, जितना हमने आपको पढ़ाया है उसी में से इंशाल्लाह पेपर आएगा. और उन बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये सारे जो 2-3 पेपर्स की एक्सप्लेनेशन पे यहां मैं करूंगा या मैंने ऑलरेडी किया है, तो ये वीडियोस बार बार देखें. मैं गारंटी के साथ बेटा कहता हूं कि दे विल स्कोर 80% ऑफ द स्कोर. ये मेरा वादा है. इसलिए बेटा खास ये इस आपका एग्जाम आई थिंक 25th को है, तो आप क्या करोगे, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी जो वीडियोस है, जो 4 वीडियोस मैंने पेपर एक्सप्लेनेशन का दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. देखो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका सारा रिवीजन होगा एंड मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपका जो पेपर है ना, ये इसी पेपर एक्सप्लेनेशन में ही आएगा. आई एम प्रीटी श्योर. देखा, जब हम पेपर एनालिसिस करते हैं ना बेटा, 2-3 साल के पेपर्स मेरे पास है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो रिपीट हर साल हो रहे हैं. तो आपके लिए बड़ा ही फायदा है अगर किसी ने आज तक नहीं पढ़ा तो वो इन 4-5 वीडियोस को बार बार देखे. तो मैंने क्वेश्चन मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूं. अगर 4 ऑप्शन है, मैं 4 के चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं. इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इन्हीं 4 वीडियोस में अच्छी तरह से समझ आएगा. तो चलते हैं बेटा. वंस अगेन माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट. माय मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्लेसिंग्स आर विद यू माय डियर. ओके, सो चलते हैं बेटा. मेरे पास एक पेपर है, लेकिन पेपर की जो सीरीज है ना वो डी सीरीज है. अगर किसी के पास ए सीरीज है, बी सीरीज है, व्हाटएवर, वो क्वेश्चन को देखेगा कहां से स्टार्ट होता है. कभी आपका क्वेश्चन जो है 16 से स्टार्ट होगा, कभी आपका क्वेश्चन जो है वो 31 से स्टार्ट होगा. लेकिन यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डी सीरीज का उठाया है. तो इसी तरह आप क्वेश्चन को पहले देखें. चलते बेटा विदाउट एनी डिले. हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है ना बेटा, पहला क्वेश्चन जो है आप गौर से देखेंगे बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज टू गाइड द स्टूडेंट. देखिए 4 ऑप्शन है यहां पे लिखा है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वोकेशनल गाइडेंस का? टू चूज द वोकेशन. सिंपली आंख बंद करके आपको क्या, जो भी ऑप्शन वहां पे होगा, टू चूज द वोकेशन. यहां पे क्वेश्चन देखो, एक ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं आएगा. सब्जेक्ट एंड वोकेशन नहीं. बोथ सिलेक्शन ऑफ द वोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा है बोथ ए एंड बी. बच्चों को कंफ्यूजन होगा शायद ए एंड बी होगा. नहीं बेटा, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डील विद द वोकेशन यू हैव टू चूज द राइट काइंड ऑफ द वोकेशन. सो माय डियर, ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर, सिलेक्शन ऑफ वोकेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लियर. जब हम गाइडेंस की बात करते हैं ना, आपके सिलेबस में 3 किस्म की गाइडेंस है. वन इज एजुकेशनल, अनदर इज पर्सनल, अनदर इज वोकेशन. वोकेशन में चूजिंग अ कैरियर, चूजिंग अ वोकेशन, दिस इज द मेन एम ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जल्दी से. पर्सनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज. देखिए बेटा, जब पर्सनल होगा, पर्सनल में या तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट आएगी या इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जब भी आएगी ना, तो इमोशन इट इज पर्सनल. वो आर यू गेटिंग मी? फिजिकल डेवलपमेंट इट इज अगेन व्हाट? तो पीपल डेवलपमेंट के लिए हमेशा याद रखना है, इसमें इमोशंस भी आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है. तो याद रखना है जो पर्सनल गाइडेंस है इट इज रिलेटेड विद द इमोशनल डेवलपमेंट. देखिए कौन सी प्रॉब्लम है इसमें? 4 ऑप्शन है. वन इज educational problem is educational guidance, right. Emotional problem is personal guidance, vocational problem is vocational guidance. लेकिन यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पर्सनल गाइडेंस. तो क्या आएगा? इमोशनल प्रॉब्लम इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 2 बी ऑप्शन इज क्लियर, इमोशनल प्रॉब्लम. आई होप बेटा क्लियर. If your teacher discusses
everything about the education, your academics, your marks, your subject, how to teach, कैसे पढ़ोगे, किस तरह पढ़ोगे, everything that is educational. अगर कोई उस्ताद आपसे बात करेगा, आपको कैरियर के बारे में देखना है, कौन सा वोकेशन आपको चूज करना है, ठीक है ना, वो वोकेशनल है. अगर वो आपके अपने बारे में पूछेगा, आपके अपने बारे में पूछेगा, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेगा, आपके इमोशंस के बारे में, आपके फिजिकल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, सारी चीजें आपके लिए ने पर्सनल. तो पर्सनल गाइडेंस डिस्कसेस द पर्सनल प्रॉब्लम्स. तो पर्सनल प्रॉब्लम्स में आपके इमोशंस भी आएंगे, आपका इंटेलेक्चुअल भी आएगा, आपकी सोशल प्रॉब्लम्स भी आएंगे. तो इट इज कॉल्ड व्हाट, पर्सनल गाइडेंस. तो यहां पे बेटा आपको देखिए, क्वेश्चन एक था लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन यहां पे बोले हैं. अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप वोकेशन भी अच्छी तरह से देखोगे, एजुकेशन का भी अच्छी तरह से देखोगे और पर्सनल का भी अच्छी तरह से देखोगे. आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर. चलते बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3. द पर्पस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इंक्लूड्स. देखिए, पर्पस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, सर्विस द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. इंडिविजुअल नहीं. प्रिवेंट मैल एडजस्टमेंट, इट इज अगेन पर्सनल मैल एडजस्टमेंट, राइट. एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो पर्पस है ना वोकेशनल गाइडेंस का, जब आपके पास राइट टाइप ऑफ वोकेशन आएगा तो जाहिर सी बात है आप में एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर आएगा. वंस यू हैव वोकेशनली एफिशिएंट मींस यू हैव नाउ एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर. तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द पर्पस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स ensure efficient use of manpower. ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर. चलते हैं बेटा. आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है. मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, बेटा आपका एग्जाम सर पे है इसलिए मैं जल्दी से बोल रहा हूं, अदरवाइज मुझे कोई जल्दी नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. एजुकेशनल गाइडेंस इन स्कूल इज गिवन टू एकेडमिकली बैकवर्ड एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स. क्वेश्चन को बेटा आराम से देखो. एजुकेशनल गाइडेंस स्कूल में हम बच्चों को दे रहे हैं, एजुकेशनली जो बैकवर्ड और गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, इन अकॉर्डेंस विद देयर डाइडेज डेवलपमेंट. क्या देखकर हम इनको मतलब एजुकेशन देंगे? सोशल डेवलपमेंट भी देखते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी देखते हैं, एकेडमिक, तो सारी चीजें आएंगी. यानी हम बच्चों को जो मेंटली बैकवर्ड हैं उनको हम एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं, लेकिन किस बिना पे? कीपिंग इन अकॉर्डेंस विद देयर मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव. तो इट इज ऑल ऑफ द अबव. तो यू कैन इजीली सी क्वेश्चन नंबर 4 इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, very important. Occupational information includes occupation, it is related with the work. Option number 1, nature of work, working condition, educational equivalents, all of the above. तो all of the above is the right answer. ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको नेचर ऑफ द वर्क भी होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन, एंड इन वर्क के रिलेटेड जो भी आपको एजुकेशनल इक्विवेलेंट्स की जरूरत है वो भी आपको ऑक्यूपेशनल में देखना होता है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा डी ऑप्शन इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 इट इज ऑल ऑफ द अबव. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको आएगा, हु इज द ऑरिजिनेटर ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग? इट इज, जाहिर सी बात है, बीजी विलियमसन. विलियमसन इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग. इसके बाद डायरेक्टिव काउंसलिंग इज डैश ओरिएंटेड. याद रखना, मेरे लेक्चर देखो, मैंने डायरेक्टिव काउंसलिंग को कहा कि इट इज द काउंसलर दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इट इज काउंसलर सेंटर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज काउंसलर सेंटर्ड. जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो काउंसलर सेंटर्ड है. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड है, वहां पे क्लाइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है. लेकिन डायरेक्टिव काउंसलिंग में बेटा जी किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? काउंसलर को. काउंसलर को बेटा याद रखना, हियर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट इज कीपिंग इन माइंड. लेकिन कॉरल रॉजर्स का जो है नॉन डायरेक्टिव, वहां पे इमोशनल एस्पेक्ट को ज्यादा टच किया जाता है. डायरेक्टिव काउंसलिंग में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को ज्यादा टच किया जाता है. ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा. चलते बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स. यहां पे के से लिखा है लेकिन असल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्डिंग है ना, वो सी से, इसलिए मैंने यहां पे CARL, कभी कभी सी भी आ सकता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. कार्ल रॉजर्स बिलोंग्स टू नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, राइट. Who said, क्वेश्चन नंबर 9, ये डेफिनेशन गाइडेंस किसने दी है? गाइडेंस इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड परस्यू अ पाथ suited to their abilities and aspirations. It is Brewer.
इट इज ब्रीवर्स डेफिनेशन। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कौन सी डेफिनेशन आ सकती है, रुथ स्ट्रंग की डेफिनेशन आ सकती है बेटा, एज पर माय एक्सपीरियंस। रुथ स्ट्रंग की जो डेफिनेशन है ना, चाहे वो काउंसलर की है, काउंसलिंग की है या गाइडेंस की है, वो रुथ स्ट्रंग की डेफिनेशन मेरे वीडियो में अवेलेबल है, या आप बुक पे भी देख सकते हो। वो डेफिनेशन रट्टा याद करना, तो ये चांसेस आर देयर, ये आ सकता है। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बेटा आपको ये समझ आ रहा है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर, अनदर नेम गिवन टू द क्लाइंट सेंटर। देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। क्लाइंट सेंटर्ड का दूसरा जो नाम है ना, क्लाइंट सेंटर इज बेसिकली अ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग is the type of non-directive counseling which is also called as personal counseling। बहुत सारे बच्चों को ये मतलब ये वो इसको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, भाई ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का टाइप है, इसका नाम नहीं है, इसका नाम है पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल काउंसलिंग। ये बेटा याद रखना। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10 इज, मैं इस पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों ने इसका ऑप्शन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग लिखा है, ये गलत है। तो जो क्लाइंट सेंटर्ड है, ये क्लाइंट सेंटर्ड इज ए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग method type which is also called as personal counseling। it is also called a personal counseling। तो question number 10 it is D part, that is personal counseling। okay beta, hope you are getting each and everything। okay तो question number 11 पे चलते हैं। The role of counselor in secondary school should be integrated program, integrated to school programs related to extracurricular activities, related to classroom, focused on the problem children only। no जो secondary education की अगर हम बात करेंगे secondary level में, there must be an integration of the programs। तो counselor का काम यहां पे क्या है, secondary level पे वो there must be integrated to school programs। तो integrated to school program 11 क्वेश्चन का A part is the right answer। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपको ऑलरेडी पता है, गाइडेंस मीन्स डायरेक्शन, असिस्टेंस, एडवाइस, ऑल। तो पूछने की बात है, ये तो बार बार हम कहते आए हैं। नंबर 13, काउंसलिंग डील्स विद, काउंसलिंग किसके बारे में डील करता है, एजुकेशन के बारे में खाली, पर्सनल के बारे में, वोकेशनल के बारे में, तो तीनों के बारे में यार, एजुकेशनल भी, वोकेशनल भी एंड पर्सनल भी। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यू कैन सी 12 इज द ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो सॉरी 13 को भी ऑल ऑफ द अबव। काउंसलिंग डील इज विद ए ऑप्शन, पर्सनल प्रॉब्लम, राइट, वोकेशनल प्रॉब्लम, राइट, एजुकेशनल प्रॉब्लम, राइट, ऑल ऑफ द अबव, वेरी राइट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13 इज डी, all of the above। counseling deal is with the education also, it deals with the vocation, it deals with the person। okay, question number 13 bye bye। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द चाइल्ड। ये तो लगता है ना कि ये गलत है। टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, राइट। बोथ एंड भी तो नहीं आएगा, नन तो नहीं आएगा, एडवाइस टू ए चाइल्ड। इट गाइडेंस डजंट मीन आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ाओगे, नहीं यार, ये लगता है ना गलत है। गाइडेंस का मतलब है आप बच्चे को एडवाइस देते हो, राइट, वेरी गुड। तो बोथ तो नहीं आएगा, नन भी तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड। गाइडेंस का मतलब क्या है, टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 ए ऑप्शन, टू गिव एडवाइस टू चाइल्ड। ओके, क्लियर। नाउ द काउंसलिंग का लास्ट पार्ट है, द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, पहला ही ऑप्शन है प्यूपिल डेवलपमेंट। इसमें सोशल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, इंटेलेक्चुअल भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इट इज प्यूपिल डेवलपमेंट। आई होप बेटा जितने भी क्वेश्चन इस काउंसलिंग को लेकर है वो क्लियर हो गए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अडल्ट एजुकेशन पे, ठीक है। ओके बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब ये 16 से लेकर 30 तक दे ऑल आर अबाउट अडल्ट एजुकेशन। वेरी सिंपल, ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेडली ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आगे भी जो आपका पेपर होगा ना, इन्हीं 2 पेपर्स में से इंशाल्लाह होगा जिनकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। चलते बेटा, चलते हैं 16 क्वेश्चन क्या है जल्दी। द प्रैक्टिस of adult education is referred as,
आपको पता है जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस को कहते हैं पेडागोजी, बच्चे को। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, अडल्ट को जब हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड अंडरगोजी। तो यहां पे देख सकते हैं 16 का ऑप्शन नंबर बी है अंडरगोजी में इट इज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अडल्ट एजुकेशन। ओके, coming to the second one, that is 17th question. What is 17th question beta? Adult education is a system of education. क्या ये फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ऑल ऑफ द अबव? इट इज नॉन फॉर्मल। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज नॉन फॉर्मल। हो गया क्लियर? चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अडल्ट एजुकेशन इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज पार्ट टाइम बेस, इट इज नॉट फुल टाइम बेस, इट इज पार्ट टाइम बेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। ओके, चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, कल ही मैंने बताया इट इज 1978 बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो डेट आ सकता है या तो एब्रिविएशन आ सकता है। NAEP का मतलब क्या है? नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। मेरे साथ बोलो, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। व्हाट इज द डेट? डेट इज 1978। ओके, चलते बेटा 19 से फिर 20 का क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट, अगर हम सेंसस 2011 की बात करेंगे, अभी आने वाला और एक सेंसस होगा। सेंसस एवरी 10 ईयर के बाद होता है, अभी आने वाला है 11-11-22 में नया सेंसस होगा। तो चलते हैं, उस वक्त की लिटरेसी रेट क्या थी? एग्जैक्ट फिगर हम बताएंगे 72.98, लेकिन बेटा ऑप्शन में लिखा है 72.06, तो इट इज द अप्रोप्रिएट आंसर। बट अप्रोप्रिएट क्या है? इट इज 72.98%। ये याद रखना है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर, क्योंकि वहां पे 72.6 है, तो ये ऑप्शन क्लियर है। 20 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, अंडरगोजी वाज ओरिजिनेटेड इन, हां बेटा यहां पे कंफ्यूजन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, इसने, मैं कहता हूं देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे, अंडरगोजी जो टर्म है ना, ये ओरिजिनेट कहां हुई है? दरअसल अगर हम ओरिजिनली देखेंगे, ओरिजिनली एंड्रोगोजी को टर्म जो है ना, इट वाज कॉइन्ड बाय अ जर्मन एजुकेशनिस्ट जिसका नाम था अलेक्जेंडर कैप। द टर्म अडल्ट एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, यानी ऑरिजिन यहां पे नहीं लिखा है, कॉइन्ड बाय अ जर्मन एजुकेशनिस्ट जिसका नाम है अलेक्जेंडर कैप। कब किया था? 1833 में। लेटर ऑन ये पॉपुलर हो गया था अमेरिका में, तो वहां पे जिसने इसको पॉपुलर किया था, मैल्कॉम नोवेलिस्ट, जिसको फादर ऑफ अडल्ट एजुकेशन कहा जाता है। यह बात याद रखना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो अडल्ट एजुकेशन है, इट वाज ओरिजिनली कॉइन्ड बाय जर्मन एजुकेशनिस्ट Alexander Capp in 1833, but it became popular by whom? US educationist जिसका नाम क्या था? मैल्कॉम नोवेल, जिसको हम फादर ऑफ अमेरिकन अडल्ट एजुकेशन कहते हैं। लेकिन बेटा इसका जो प्रैक्टिस ज्यादा हुआ वो यूरोप में हुआ था। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऑप्शंस की को ध्यान देंगे, यहां पे ना तो अमेरिका है ना तो जर्मन है, यहां पे यूरोप है। तो यूरोप इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत लिटरेचर के बारे में उसमें पढ़ा था कि यूरोप में ज्यादा मतलब फ्लोरिश हो गई थी, प्रैक्टिस की ज्यादा की गई थी। तो यूरोप इज द राइट ऑप्शन। तो हियर क्वेश्चन नंबर 21, इट इज द बी ऑप्शन, दैट इज यूरोप। ओके, 22 पे चलते हैं बेटा। मॉक की फुल फॉर्म बतानी है। MOOC, मॉक। M फॉर मैसिव, O फॉर ओपन, O फॉर ऑनलाइन, C फॉर कोर्स। मैसिव का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ओके, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे जल्दी आते हैं। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कल ही मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, दैट इज BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी। डेट क्या है? 1982। यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कब लॉन्च की गई थी? 1982 में। ये डेट भी याद रखना है और फर्स्ट भी याद रखना है, ध्यान में रहे। चलते, ये भी रिपीट हुआ था। हां जी, अब फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी फॉर द वर्ल्ड अगर हम बात करें, यूके, कल ही मैंने बताया। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर, 24 बी यूके। ओके, चलते बेटा 25 पे जल्दी। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन इज रेफर्ड एज,
ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ये कभी रिजिड नहीं हो सकती है, क्लोज्ड नहीं हो सकती है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, कभी भी एंटर हो सकते हो, कभी भी एग्जिट हो सकते हो, देयर इज नो रिजिड रूल, देयर इज नो फॉर्मल रूल। ओके, तो ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन जो है देर आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल, देर आर ऑलवेज इकोनॉमिकल, देर आर ऑलवेज ओपन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो माई डियर 25 का जो ऑप्शन है ना वो सी है, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल लर्निंग पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर। क्वेश्चन नंबर 26 एनएलएम का, जल्दी मुझे जवाब दो। एनएलएम की फुल फॉर्म यार नेशनल लिटरेसी मिशन, बार बार हम कह रहे हैं ना नेशनल लिटरेसी मिशन, तो 26 का डी ऑप्शन क्लियर है। तो एनएलएम कब स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब? 5 मई 1988, ये भी रिपीटिशन है। तो टारगेट ग्रुप क्या था, ये भी रिपीटिशन है, 15 to 35। टारगेट इज 15 to 35, एनएलएम 5 मई 1988। ओके, तो 29 पे चलते हैं बेटा। हाँ जी, कहाँ हो गई, कहाँ चला गया? हाँ जी, 29 एनएलएम रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। देखिए बेटा, एडल्ट एजुकेशन में एक अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को थ्रू, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यूनेस्को अवार्ड कहते हैं, जिस ये जो एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन ने एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल की थी, उस रिकॉग्निशन का नाम क्या था? इट वाज नोमा अवार्ड। नोमा, नोबल ने किए, नोमा, NOMA, नोमा लिटरेसी प्राइज। ये जो नोमा लिटरेसी प्राइज है ना, ये 1989 में यूनेस्को अवार्ड इसको कहा जाता है, जहां पे ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है एडल्ट एजुकेशन, जब आपका टारगेट कंप्लीट होता है जल्दी जल्दी। हाँ, इंडिया इज द कंट्री दैट हैज अचीव्ड द टारगेट, दैट इज वाई इंडिया को नेशनल लिटरेसी एनएलएम को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया था, जिसका नाम है नोमा लिटरेसी अवार्ड। बेटा ध्यान रहे, 1989 में ये यूनेस्को का अवार्ड है। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLC? टोटल लिटरेसी कैंपेन। अगेन टोटल लिटरेसी कैंपेन, पहला ही ऑप्शन है 30 का, टोटल लिटरेसी कैंपेन। आई होप बेटा आपको ये 15 + 15 30 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए। इस वीडियोस को रिपीटेडली देखो 30 क्वेश्चन। इंशाल्लाह जो इसके अगले 30 क्वेश्चन है वो अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग टू अपलोड दैट। Till then, goodbye and wish you all the best. Beta, really speaking by heart, from the core of my heart, I wish you all the best. And I am waiting, eagerly waiting कब आपका एजुकेशन का पेपर आएगा और आप अच्छे से इसको कर पाओगे। सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज की तरफ से, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ कि दिली मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आपका जो पेपर है ना वो बढ़िया हो। नॉट ओनली द एजुकेशन पेपर, बट जितने भी पेपर्स आपके पास है, जितने भी पेपर्स को आपको देना है, तो वो सारे इंशाल्लाह आपको अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, एंड यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। तो जो आपकी ख्वाहिश है दिली, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रहे, तो मेरे लिए भी इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे। टिल देन गुड बाय, नाइस डे। एंड बेटा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन में कभी टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू रॉक द एजुकेशन पेपर एंड यू विल गेट 60 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 60 आउट ऑफ 60 लेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है टारगेट इज 55। मेरे साथ वादा करो, ये सारे वीडियोस जो है पेपर एक्सप्लेनेशन के, ये सारे वीडियोस आप देखोगे पेपर एक्सप्लेनेशन के, एंड इंशाल्लाह इफ यू गो थ्रू दीज वीडियोस, एंड आई एम श्योर दैट इंशाल्लाह यू विल गेट 55 आउट ऑफ 60। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पढ़ेंगे ऑब्वियसली दे विल डेफिनेटली गेट 60 आउट ऑफ 60। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।